नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एसआई के जो प्रीवियस पेपर हुए थे 2021 में, जो तीनों ही पारियों के जो पेपर हुए थे उसके साइंस के पोर्शन को लेकर उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इस सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखते हैं साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। पहला प्रश्न है, कार्सिनोमा संबंध रखता है। कार्सिनोमा किससे संबंधित है? इससे पूछा है। प्रवाहकीय ऊतक का असाध्य मेलिग्नेंट ट्यूमर, त्वचा में म्यूकस झिल्ली का असाध्य मेलिग्नेंट ट्यूमर, संयोजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कैंसर रोग से संबंधित प्रश्न है। कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता, लेकिन बहुत ही खतरनाक विकराल रूप से फैलने वाला रोग है। कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर हो जाते हैं। तो ट्यूमर के बारे में पूछा गया है कि कार्सिनोमा का संबंध किससे है। तो 3 प्रकार के कार्सिनोमा होते हैं, 3 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास और लिम्फोमास। सबसे पहला है कार्सिनोमा या कार्सिनोमास, सार्कोमास और लिम्फो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्सिनोमा जो होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि ट्यूमर क्या होता है। एक साधारण जो ट्यूमर होता है या गांठ होती है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, ध्यान रखना। प्रत्येक ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं है। 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मेलिग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो वहीं रहता है, ये फैलता नहीं है दूसरी जगह, मेटास्टेटिस नहीं होता है, फैलता नहीं हो, साधारण ट्यूमर होता है, इसको हम कैंसर नहीं कहते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं उसको कैंसर कहते हैं। फिर मेलिग्नेंट जो ट्यूमर है उससे संबंधित प्रश्न पूछा है कि कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा, ये तीन प्रकार की जो है अंगों को प्रभावित करने वाले जो है, इसी ट्यूमर के अलग से नाम है। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि भी कार्सिनोमा जो संबंध किससे रखता है, प्रवाहकीय ऊतक से या त्वचा और म्यूकस से? तो इसका सही जो आंसर है त्वचा और म्यूकस से। तो कार्सिनोमा जो है ये त्वचा का कैंसर करता है, म्यूकस झिल्ली का और मस्तिष्क का। इस प्रकार का जो कैंसर होता है, कैंसर का ट्यूमर होता है, वो कार्सिनोमा से संबंधित है। दूसरे अंगों से संबंधित जो होते हैं वो सार्कोमा होते हैं, और लिम्फो जो लिम्फ नोड होते हैं उनसे संबंधित जो होता है वो लिम्फोमा होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कैंसर रोग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा हिमरक्षी क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह उपयोग में नहीं आता है? हिमरक्षी क्रायो प्रोटेक्टेंट, हिम यानी बर्फ, बर्फ से प्रोटेक्शन के लिए, ज़्यादा सर्दी हो, त्वचा सुन्नी हो जाए, उसकी कोशिकाएं काम करना बंद नहीं कर दे, ऐसी कंडीशन में सर्दी से बचाव के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो उनके लिए जो ये रसायन उपयोग लेते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें उपयोग आती है उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्रायो प्रोटेक्टेंट, क्रायो शब्द का अर्थ होता है शीत से, ध्यान रखना हमेशा। क्रायो जैसे क्रायोजेनिक्स, तो क्रायो शब्द का जो है ठंडे से इसका अर्थ है, शीत से अर्थ है। तो शीत रक्षी है, कहने का मतलब शीत से हिम रक्षी। तो सुक्रोज, डीएमएसओ, सुक्रोज एक शर्करा है, आपको पता ही है। डीएमएसओ डाइमेथाइल सल्फोक्साइड होता है, एक रसायन है। ग्लिसरॉल, ये भी एक रसायन है। सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो कौन सा जो है हिमरक्षी के रूप में उपयोग नहीं आता है, नहीं पूछा है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो इसमें उपयोग नहीं आता है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इसका यूज इसमें नहीं होता है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है। बाकी सभी ये तीनों यूज होते हैं। डीएमएसओ होता है, ग्लिसरॉल होता है, सुक्रोज होता है। डीएमएसओ वगैरह जो होता है सौंदर्य प्रसाधन में, जो ये बॉडी लोशन वगैरह आते हैं,
एंटी कोल्ड जितने भी आते हैं उसमें ये यूज होता है, ये सारे यूज होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? कौन सी तरंग है? रिमोट चाहे टीवी का हो चाहे एसी का हो, रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में है रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे हैं और अल्ट्रासोनिक परासर्वे। तो इसका सही आंसर है अवरक्त तरंगे। तरंगों के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनके बारे में मैं बताता हूं आपको। विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा तरंगे हैं, नाम सुना होगा आपने। एक्सरे है, एक्सरे का एक बड़ा कॉमन यूज होता है मेडिकल साइंस में। गामा तरंगे, एक्सरे। इसके अलावा पराबैंगनी, पराबैंगनी, रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कुछ और तरंगे होती है जैसे अल्फा विकिरण है, ध्वनि तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये दूसरी टाइप की तरंगे हैं। इसी प्रकार जैसे अल्ट्रासोनिक परासर्वे, ये भी एक ध्वनि तरंगों का प्रकार है। ये जो तरंगे हैं ये विद्युत तरंगे हैं। इसमें दृश्य तरंग भी है, ये भी विद्युत। अगर आवृत्ति के हिसाब से इनको देखें, आवृत्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो आवृत्ति होती है 10 की पावर 20 से 10 की पावर 18 हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सरे की जो होती है वो 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 तक की इसकी आवृत्ति होती है। इसकी जो होती है 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14, और इसकी होती है 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 हर्ट्ज। रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 8 तक होती है, और ये है 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 तक। ये आवृत्ति के आधार पर जो है विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया। आप सबको पता है गामा तरंगों का यूज विद्युत चुंबकीय रेडियोधर्मिता के रूप में, रेडियो एक्टिव प्रक्रियाओं में इसका यूज होता है। एक्सरे का यूज चिकित्सा विज्ञान में होता है प्रतिबिंब लेने के लिए शरीर के अंगों का। और पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं वैसे तो खतरनाक होते हैं, लेकिन इनके कुछ यूज भी होते हैं। कीटाणुनाशी के रूप में भी इनका यूज होता है, सेक वगैरह किया जाता है कैंसर में, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार दृश्य विकिरण है जो हमें देखने के काम आता है, दृश्य विकिरण जो है जिससे हम चीज़ें विजिबल होती हैं। इसी प्रकार रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, ये दोनों ही जो है मोबाइल और टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन है, टीवी है, इनके संचार में काम आती है। अब एक और तरंग रह गई अवरक्त तरंगे। कौन सी है? अवरक्त, इसी के बीच की है। यहां पर जो है अवरक्त तरंग। तो प्रश्न अवरक्त तरंगों का पूछा है कि रिमोट कंट्रोल में कौन सी यूज होती हैं। तो रिमोट कंट्रोल में यूज होती हैं अवरक्त तरंगे। और इसके अलावा
रिमोट का कंट्रोल हो चाहे टीवी का कंट्रोल हो। इसके अलावा अंधेरे में फोटोग्राफी का कभी पूछे तो भी अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड जो है वेव है, इनका यूज किया जाता है। तो ये प्रश्न था रिमोट कंट्रोल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उड़ान पथ में, ये भी तरंगों से संबंधित है, उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? चमगादड़ हो चाहे पोर्पोइज मछली हो, सोनार जो यंत्र होता है पानी की जहाज के अंदर वो हो, या ऐसे और भी जानवर है जो इस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारी जो सोनोग्राफी होती है उसमें भी इन तरंगों का उपयोग होता है। इसका सही आंसर है परासर्वे तरंगे। तो देखिए परासर्वे तरंगे क्या होती है, तो इसके लिए हमने ध्वनि तरंग के बारे में हमें जानना होगा। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग रूप से संचरित होती है, जो सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है, अवसर्व्य, सर्व्य और परासर्व्य। 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियां होती है वो अवसर्व्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो कम आवृत्ति की, उसको कहते हैं अवसर्व्य। ये कुछ प्रकार के जानवर होते हैं वो इन ध्वनियों को समझ सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। हाथी है, गैंडा है, अवसर्व्य प्रकार की। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ प्राकृतिक अनहोनी घटना से पहले ही जो है जानवरों को पहले ही पता चल जाता है और वो सतर्क हो जाते हैं। तो अवसर्व्य तरंगे। दूसरी होती है सर्व्य परिसर, जिन तरंगों को हमारे कान जो है सुन सकते हैं, उन तरंगों को कहते हैं सर्व्य। तो ये इनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती है उनको कहते हैं परासर्व्य तरंगे। ध्यान रखना, अल्ट्रासोनिक इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये जो इन तरंगों से संबंधित प्रश्न पूछा गया और कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार की तरंगे कौन उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़ से संबंधित प्रश्न आया है, तो चमगादड़ है जिसको उड़न लोमड़ी कहते हैं, चमगादड़ है। इसी प्रकार पोर्पोइज एक मछली की प्रजाति है, पोर्पोइज मछलियां हैं। कुछ कीट इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? इस ध्वनि के माध्यम से ही चलते हैं और कुछ तरंगे उत्पन्न करते हैं, परासर्व्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, और तरंगे टकरा के वापस उन तक आती है। तब उनको पता चलता है कि सामने जो है कोई अवरोध है या किसी प्रकार का उनका जो भोजन है, कीट है, तो वो उन तरंगों के माध्यम से उनको पता चल जाता है। इसी प्रकार परासर्व्य तरंगों का उपयोग सोनार के अंदर, सोनार यंत्र का नाम आपने सुना होगा। इसी प्रकार सोनोग्राफी के अंदर, सोनोग्राफी जो शरीर के आंतरिक कोमल भाग होते हैं उनका जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सोनोग्राफी की जाती है, उसमें भी इन अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। तो ये काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं, पहला जो ऑप्शन दे रखा है फार्मेलिन। फार्मेलिन क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड का जो है जलीय विलयन होता है, फार्मेल्डिहाइड। इसको जल का विलयन जो बनाते हैं वही फार्मेलिन है। साइंस के विद्यार्थी अगर आप रहे हैं तो स्पेसिमेन जो होते हैं, मछलियां वगैरह, मेढक, जो बच्चों को दिखाने के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए जो दिए जाते रखे जाते हैं, वो इसी फार्मेल्डिहाइड में ही रखे जाते हैं, फार्मेलिन में ही रखे जाते हैं। कोलतार आप समझते हो, सामान्य भाषा में हम डामर कहते हैं। केवेलार, इसका सही आंसर है केवेलार, जो बुलेट प्रूफ जैकेट या इस प्रकार की जो सामग्री, मजबूत सामग्री जैसे हवाई जहाज की खिड़कियां वगैरह, इस प्रकार की सामग्री बनाने के लिए
इसका यूज होता है, ये प्रश्न आया था। और चौथा ऑप्शन है फुलेरिन। फुलेरिन क्या है? कार्बन 60 का, कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अपरूप है। इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और फुलरिन, ये जो अपरूप है, इसका यूज प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में किया जाता है। फुलरिन का यूज जो है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तो प्रश्न ये पूछा था कि बुलेट प्रूफ में किसका यूज होता है, तो केवलेर नाम का जो है पदार्थ है, ये फाइबर है, इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तन, दूध को दही में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, न कि भौतिक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भी दूध से दही में बदलना जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रियाएं वे होती हैं जिसमें जो है नया उत्पाद बनता है और उसके गुण पहले जो अभिकारक होते हैं उनसे बदल जाते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु जो है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जो है दूध से दही में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इस बार आरएस मेंस के अंदर पूछा था। एमसीबी, तो एमसीबी की भी बात करेंगे। अभी फ्यूज तार की बात करते हैं। फ्यूज तार का योगदान क्या है? फ्यूज तार का योगदान वही है जो एक बॉर्डर पर खड़े सैनिक का योगदान होता है। जिस प्रकार सैनिक अपना बलिदान देकर देशवासियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार फ्यूज तार परिपथ में अपना बलिदान देकर अन्य उपकरणों की, इंस्ट्रूमेंट की रक्षा करता है। किस प्रकार से करता है? ये मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है। कौन सा मिश्र धातु है? टिन और सीसा। इसका बना हुआ जो है मिश्र धातु होता है। तो इसके कुछ मिश्र धातु बनाने से क्या होता है, कुछ गुणों में बदलाव आ जाता है। उनके भौतिक गुण जो होते हैं, गलनांक है, क्वथनांक है, उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो फ्यूज तार लगाया इसीलिए जाता है कि कभी के परिपथ के अंदर कभी भी अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, धारा प्रवाह ज़्यादा हो जाए, तो उससे जो है हाई वोल्टेज से उपकरणों की सुरक्षा हो सके। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 4 सही है। फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? गलनांक निम्न होता है, गलनांक कम होता है, निम्न गलनांक, और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। इस चीज को समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध रटने का प्रयास नहीं करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये होता है कि जो कोई न कोई चालक तार है उसका अपना क्या होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध का मतलब क्या है? धारा के बहने का विरोध करना। धारा के बहने का विरोध करने का गुण है वो प्रतिरोध। नेचुरली होता है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रतिरोध कम हो ताकि धारा ज्यादा से ज्यादा बहे, लेकिन हर कोई धातु का अपना क्या है, कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अब ज्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा को रोकेगा ज्यादा, तो वो गर्म जल्दी होगा। समझ में आई बात? गर्म होगा तो पिघलेगा, सीधी सी बात है। तो गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो ये चौथा ऑप्शन सही है।
फिर जो एमसीबी है, इसका आरएस मेंस में अभी आया था क्वेश्चन। अब इसके विकल्प के रूप में ज्यादातर जो है एमसीबी बोर्ड का यूज किया जाता है। तो एमसीबी क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी सर्किट को ब्रेक कर रहा है। इसका काम भी क्या है? सर्किट को ब्रेक करना है। तार तो अपना बलिदान देता है। ये थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करता है। इसमें एक विशेष मैग्नेटिक कॉइल होती है, उसके कारण क्या है, उसका जो एक नीचे एक तार लगा हुआ होता है वो थोड़ा सा बैंड होने से वो ट्रिगर दब जाता है और ऑटोमेटिक रूप से विद्युत कनेक्शन कट जाता है। आपने एमसीबी बोर्ड देखा होगा, ऐसे स्विच होते हैं बहुत सारे, जो है वहाँ पर लाल और ग्रीन कलर के जो होते हैं, वो अपने आप जो है ज़्यादा वोल्टेज होने पे अपने आप वो एमसीबी बोर्ड ट्रिप हो जाता है। उसका भी यूज़ यही है कि ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा धारा होने से जो है जो उपकरण घर में लगे हुए हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए जो है एमसीबी बोर्ड का यूज किया जाता है। ये ऑटोमेटिक रूप से काम करता है, जबकि फ्यूज तार में जो है ये पिघल कर जो है जो ब्रिकेट कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, सर्किट को पिघल जाता है, इसको वापस लगाना पड़ता है। एमसीबी बोर्ड में केवल स्विच ऊपर करने पड़ते हैं, वापस इसको नया तार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज भी कुछ जगहों पे जो है फ्यूज तार का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इससे पहले हमें ग्रीन हाउस को समझने की आवश्यकता है कि ग्रीन हाउस है क्या, ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठंडे इलाके जो होते हैं वहां पर पौधों को धूप कम मिल जाती है, तो वहां पर कृत्रिम तरीके से जहां पौधे उगा रखे हैं वहां पर ऊपर कांच लगा दिए जाते हैं। कांच के अंदर जो है घर है ग्रीन हाउस, और उसके अंदर ग्रीन क्यों है? उसके अंदर पौधे हैं, इसलिए ये घर कैसा हो गया? ग्रीन हाउस। तो यहां पर क्या हो गया कि जो ये कांच लगा हुआ है ऊपर, ये क्या करता है, सूर्य से जो विकिरण आ रहे हैं, सौर विकिरण, उनको तो आने देता है, अंदर अंदर गर्मी रहती है, लेकिन यहां से जो विकिरण बाहर जा रहे हैं उनको जाने नहीं देता है, उनको बाहर नहीं जाने देता है। तो इससे क्या रहता है? इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठंडे इलाकों में ये उपयोगी चीज है। अब एक कल्पना करो, ग्रीन हाउस, अपनी पृथ्वी को ग्रीन हाउस समझ लो। पृथ्वी जो है वो अपने आप में क्या है? एक घर है, अपना आवास है, सभी प्राणियों का जो है एकमात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन संभव है। तो पृथ्वी मंडल जो है, पृथ्वी जो है किससे गिरी हुई है? वायुमंडल से गिरी हुई है। यहां पर जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी है जैसे CO2 है, मीथेन है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या करते हैं कि जो सूर्य से जो विकिरण आ रहे हैं, सौर विकिरण, उनको तो आने देते हैं, ये थोड़ा दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको तो आने दे रहे हैं, लेकिन जो दीर्घ विकिरण यानी पृथ्वी से जाने वाले जो पार्थिव विकिरण होते हैं, क्योंकि ऊष्मा बजट नियम के अनुसार पृथ्वी क्या करती है, जो जितना विकिरण प्राप्त करती है, जितना ऊष्मा प्राप्त करती है, उतना ही इसको वापस जो है विकिरणित करना होता है। तो जब ये वापस विकिरणित करती है तो ये गैसें क्या करती है, अब क्योंकि आजकल जीवाश्मी ईंधन के दहन के कारण इन गैसों का जो रेशियो वायुमंडल में वो बढ़ गया। पहले जब मेंटेन था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लाभदायक भी था कि एक निश्चित टेम्परेचर अर्थ पर बना रहे, लेकिन इनका जैसे ही रेशियो इंक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ कि ये पार्थिव विकिरणों को ज्यादा रोक रही है। तो कहने का मतलब यहाँ जैसे यहाँ कांच काम कर रहा था ग्रीन हाउस में, यहाँ पर जो है ये जो है ग्रीन हाउस गैसें जो है इस प्रकार का बिहेव करती है कि सौर विकिरण को तो आने देती हैं जबकि पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देती है, जिससे क्या होता है दिनों दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन कहते हैं। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव आप सब लोग जानते हैं। तो अब वापस मूल बात पे लौटते हैं कि कौन कौन सी गैस है जो है ग्रीन हाउस इसमें है, कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अब हमें याद रखने की जरूरत है कि कौन कौन सी है और उनका कितना योगदान है। कई बार हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी पूछेंगे कि सर्वाधिक जो है कौन सी प्रभावशाली है,
तो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में कौन कौन सी चीजें काम करती है? तो सबसे ज्यादा जो है वो है जल वाष्प का योगदान, उसके बाद अपना कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद जो है मीथेन का योगदान, उसके बाद ओजोन का योगदान, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का योगदान CFC, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O वगैरह। तो अब देखिए वापस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये कभी भी प्रश्न पूछे तो इस सीक्वेंस को आप याद रखो, परसेंटेज के हिसाब से याद रखो, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी लेवल का पूछे आपके कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिका RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? आप सब जानते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त के अंदर क्या होती है? रक्त कणिकाएं। एक जो होता है प्लाज्मा, इसके अलावा क्या होती है? रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यहां पे RBC का जीवन काल पूछा है। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन में RBC जो है खत्म हो जाती है और नई बनती रहती है, पुरानी खत्म होती है, नई बनती रहती है। WBC का 13 से 20 दिन होता है और प्लेटलेट्स का लगभग 8 से 10 दिन होता है जीवन काल। तो इनके जीवन काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और इनके कार्य क्या है आप सब लोग जानते हैं। RBC का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। WBC हमारा रक्षा मंत्रालय है, यानी हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये वाइट कलर की होती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं RBC जो होती हैं वो लाल कलर की होती हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसमें हीम पाया जाता है और ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका कलर लाल है। इसलिए रक्त का कलर जो लाल होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लेटलेट्स का योगदान, ये चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है और डेंगू रोग में ये प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। किसमें डाउन होती है? डेंगू रोग में ये कम हो जाती है, ये ध्यान रखना। प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का जमाना जब चोट लगती है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप दृढ़ त्रिविमीय संरचना के रूप में होता है? कार्बन के कौन से? कार्बन के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं, थोड़ी देर पहले भी चर्चा हुई थी। तो दृढ़ त्रिविमीय रूप में कौन सा पाया जाता है? तो इसका आंसर है डायमंड, हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, ये सबसे चमकीला होता है क्योंकि हीरा के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही इसका गुण है। डायमंड डायमंड क्यों है? कभी कोई पूछे ऐसा क्या है? ये हमेशा चमकता रहता है, इसका क्या है? क्योंकि इसके अंदर प्रकाश की किरण एक बार घुसने के बाद बार बार अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए चमकता रहता है। और जो चमकते हैं उनकी क्या होती है? कीमत होती है, वो मूल्यवान होते हैं। फुलरीन जो है 60 कार्बन वाला जो है कार्बन का अपरूप है। 32 इसके फलक होते हैं। ये प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में यूज होता है। ग्रेफाइट का भी बहुत सारा यूज है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और काजल है, ये भी एक कार्बन का रूप है, ठीक है। काजल जो है सौंदर्य के रूप में जो यूज होती है। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है भी, सामान्य रूप से। ये तो आप जो ज्यादा नाम सुना है, सीधी सी बात है, सिलिकॉन का नाम खूब सुना होगा। चिप वगैरह जो बनती है वो सिलिकॉन की बनती है। अर्धचालकों की अर्धचालक बनते हैं पदार्थ, सेमीकंडक्टर्स, है ना। कंप्यूटर की जो चिप वगैरह बनती है उसमें बहुत ज्यादा कॉमन यूज आने वाला जो है पदार्थ है सिलिकॉन। जर्मेनियम भी एक प्रकार का जो है अर्धचालक है। कार्बन जो है विद्युत का कुचालक है, वैसे गंधक सल्फर ये भी कुचालक है, ये जो है अर्धचालक है। इसी प्रकार आर्सेनिक है, गैलियम है, ये कुछ जो है अर्धचालक होते हैं। इनकी चालकता मध्य की होती है, ना तो ये विद्युत के सामान्य अवस्था में चालक नहीं होते हैं अर्धचालक, लेकिन इनको
ताप देने पर या विशेष कंडीशन में ये विद्युत का चालन करते हैं, वरना ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इनको अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, संबंधित है यूएनएफसीसी से। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यूजीसी जो है, यूजीसी को आप जानते ही होंगे, तो इसका आंसर है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र का जो फ्रेमवर्क है वो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और 1997 में जो है इसको हस्ताक्षरित किया गया था। शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इस रेंज के जो पदार्थ हैं, उन इस रेंज पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, 10 की पावर -9 मीटर। -9 का मतलब क्या हुआ? ये बट्टे में 9 आएंगे, इतनी छोटी संख्या होगी। यानी ये समझ लो कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत परिवर्तनकारी, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका कारण ये है कि नैनो स्तर पर पदार्थों के गुण बदल जाते हैं। सामान्य भौतिक गुण वो गुण नहीं रहते हैं। सामान्य स्तर पे जैसे तांबे का जो गलनांक है या तांबे की जो स्थिति है, तांबा एक कठोर होता है, जबकि नैनो स्तर पे जो तांबा होता है वो बिल्कुल ही नरम हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ है जो सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक है, लेकिन नैनो स्तर पे विद्युत का चालन करने लग जाते हैं। यानी उनका पूरा टोटली बिहेवियर बढ़ जाता है, चेंज ही हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है बिहेवियर, उनका जो है व्यवहार बदल जाता है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। अब इससे संबंधित प्रश्न, सिंपल प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम किसने दिया, तो शब्द किसने दिया? तो इसका सही आंसर है नोरियो तानीगुची। ये जापान के थे। जापान के अंदर टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोफेसर थे। टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 1974 में उन्होंने ये शब्द कहा। 1974 के अंदर इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया। एक प्रश्न और आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन हैं? तो जनक है फैनमैन। कहीं फैनमैन लिखा हुआ होता है, कहीं फैनमैन होता है। भाई पंखे वाला आदमी है, ये इसका जनक है। इसको नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कहा जाता है। इन्होंने एक व्याख्यान दिया था 1959 के अंदर, एक व्याख्यान दिया था। तो पहली बार दुनिया को नैनो टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपने व्याख्यान के अंदर जो है नैनो टेक्नोलॉजी से परिचित करवाया दुनिया को। कि उन्होंने एक लाइन कही थी, देयर इज प्लेंटी इन रूम एट बॉटम, देयर इज प्लेंटी इन रूम एट बॉटम। ये उनके व्याख्यान का एक शीर्षक था जिसके तहत इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से परिचित करवाया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो पहले ये समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। सबसे पहली बात तो है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ना तो फिंगर से लेना देना है कुछ, ना ही प्रिंटिंग से लेना देना है। लेकिन जिस प्रकार किसी व्यक्ति की फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, यानी वो किसी से मैच नहीं करती, अपना अंगूठा लगाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, यानी दूसरी उसकी दुनिया में कोई कॉपी नहीं हो सकती। इसी प्रकार डीएनए की भी कोई कॉपी नहीं हो सकती। डीएनए में जो क्षारक होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो हर इंसान का अलग अलग होता है। तो डीएनए के क्षारकों का जो क्रम है, नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं डीएनए के अंदर, उनका जो सीक्वेंस होता है वो हर इंसान का अलग होता है। इस विशेषता
का उपयोग इस तकनीकी में किया जाता है। कहाँ यूज में आती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज कहाँ होता है? अपराध विज्ञान के अंदर, अपराध विज्ञान के अंदर से कैसे? किसी व्यक्ति का कोई पार्ट मिल गया बॉडी का, अभी जो विमान क्रैश वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंट से पता लगाया कि ये जो है डेड बॉडी किसकी है और किसकी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अपराध होते हैं, उसमें कुछ अवशेष जैसे बाल मिल गया, हड्डी मिल गई, कुछ पदार्थ मिल गया उस बॉडी से संबंधित, तो उसका जो है डीएनए की जांच की जाती है और डीएनए को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस। डीएनए के टुकड़ों को में काट कर एंजाइम के द्वारा एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे एक पट्टी प्राप्त होती है, जैसे बार कोड होता है इसी प्रकार की एक पट्टी प्राप्त होती है। वो जो प्रिंट होती है वो हर बंदे की यूनिक होती है और इस विशेषता का उपयोग किया जाता है। तो अपराध विज्ञान के अंदर जो है अपराधियों को पकड़ने में, साक्ष्य मिलाने में इसका यूज होता है। इसी प्रकार जो पितृत्व के मामले होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरी एंड उसके सहयोगी। तो इसका सही आंसर है एलेक्स जेफरी और उसके सहयोगी। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसमें ऑप्शन में सही से दे नहीं रखा है, मैं बता देता हूं आपको। विटामिन जो होते हैं उसमें याद रखना पानी में घुलनशील, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बस इस चीज को याद रख दो। बस बी व सी जो है जल में विलय है। जल में विलय कौन से हैं? बी व सी। बस दो ही है, जल में विलय कितने हैं? दो है, बी व सी। बाकी वाले जो है ए हो, डी हो, ई हो, के हो, ये सारे वसा विलय हैं। विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है, जल विलय और वसा विलय। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन होंगे उस हिसाब से सही हो जाएगा कि विटामिन जो है कौन सा है, पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील दो विटामिन ही है, बी और सी। या बी का कोई भी पार्ट हो, B12 हो या B9 हो, कोई भी हो, बी का ग्रुप जो भी है, जितना भी है, वो सब क्या है? जल के अंदर विलय है। बी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम कई बार लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा के रूप में कौन सी गैस है उत्तरदायी है? ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन आ गई। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है चौथा जो ऑप्शन है, वो अम्लीय वर्षा से संबंधित है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। पृथ्वी पर जीवाश्मी ईंधन के दहन से नाइट्रोजन के सल्फाइड ऑक्साइड, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इस प्रकार या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं या सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, SO2, SO3। ये गैसें जो रिलीज होती है जीवाश्मी ईंधन के माध्यम से, ये वातावरण में जाती है और जल से क्रिया करती हैं। वातावरण में जाकर जल से क्रिया होती है, तब अम्ल बन जाता है। कौन से अम्ल बनते हैं? या तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उससे बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और सल्फर के ऑक्साइड है उससे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये प्रकार के अम्ल बन जाते हैं और बारिश के साथ जब इन अम्लों की मात्रा आ जाती है तो हम इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये है अम्लीय वर्षा। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल यानी जड़ नहीं है? आलू नहीं है, सीधी सी बात है, ये प्रकंद है, ये नहीं है। गाजर है, मूली है, सलजम है, ये जड़ें हैं, और ये आलू नहीं है।
विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। विद्युत प्रतिरोध, थोड़ी देर पहले आपको बताया था विद्युत प्रतिरोध क्या है। किसी चालक में जो है, चालक द्वारा धारा के बहने का विरोध करना, विरोध करने का जो गुण है वो प्रतिरोध है। इसका मात्रक है ओम, तो सही आंसर हो जाएगा ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई यानी मात्रक कौन सा है? ओम। इसके अलावा एम्पियर दे रखा है, ये विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट है, ये विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। और कूलाम है, ये आवेश का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम, जो है किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? एलर्जी क्रिया, रसायन एलर्जी, रसायन से कभी एलर्जी हो जाती है। शरीर जो है कुछ पदार्थों के प्रति क्या है, अचानक से संवेदनशील हो जाता है और बहुत तगड़े तरीके से रिएक्शन देता है, इसको कहते हैं एलर्जी क्रियाएं। तो हेप्टेन, हेप्टेन एक कार्बनिक यौगिक है, 7 कार्बन वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसका जो है एलर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार हिस्टामिन, तो इसका सही आंसर है हिस्टामिन, जो मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, मास्ट कोशिकाओं द्वारा। सीरोटोनिन और हिस्टामिन, ये दोनों मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, कभी पूछे तो। हिपेरिन, हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन होता है वो रक्त के थक्के को जमने नहीं देता है। देखो, कभी तो हमें रक्त का थक्का जमाना होता है, कभी नहीं जमाना होता है। जब रक्त वाहिकाओं में चल रहा होता है तब थक्का नहीं जमाना होता है, तब जम गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक रक्त के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। हिपेरिन का कार्य यही है कि चलते हुए रक्त का थक्का नहीं जमे। रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, नहीं जमने देता है, फिर इनका काम ये है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सारी यूज है इसके, उर्वरक उद्योग में इसका यूज है। इसके अलावा जो बैटरी वगैरह होते हैं उसमें जो एसिड होता है उसमें यूज होता है, एक्वा रजिया बनता है, बहुत सारे इसके यूज है। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी जो है अपने पिलानी के अंदर है, स्थान का पूछा है। जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? जैव ऑक्सीजन, शॉर्ट में BOD कहते हैं। बायो ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन डिमांड किसका मानक है? देखो, ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है? श्वसन की प्रक्रिया हो, चाहे कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो, सभी में ऑक्सीजन का यूज होता है। जो सड़े गले रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके विघटन में ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन जो है अपघटक के रूप में कार्य करती है। तो यहां पर जो है प्रश्न पूछा गया है कि बायो ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित, किसका मानक है? अब ध्यान से समझिए, एक इकोसिस्टम से संबंधित अच्छा कॉन्सेप्ट है। कई बार इसके प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छी अच्छी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, UPSC में भी पूछे गए हैं। जैसे कोई तालाब है, उसके अंदर जैविक कचरा ज्यादा है। जैविक कचरे का अर्थ ये हुआ कि जीवों के मृत अवशेष हो, चाहे सब्जियों के हो, चाहे भोजन के हो, ऐसे अगर अवशेष, जैविक अपशिष्ट अगर है, तो इन जैविक अपशिष्ट को इनका क्या करना पड़ेगा? अपघटन होगा कहीं न कहीं। और अपघटन कौन करेंगे?
बैक्टीरिया वगैरह करेंगे। तो इनके अपघटन के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अगर किसी तालाब में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है, किसी भी जल स्रोत में, किसी नदी में ऑक्सीजन की जरूरत, बीओडी बढ़ रही है, बायो ऑक्सीजन जो है उसकी डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि उसमें कचरा, जैविक कचरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब बीओडी किसका सूचक होगी? एक प्रदूषण का सूचक होगी। अब आप ऑप्शन देखिए, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए? नहीं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तरों को मापने के लिए, अभिकलन के लिए? नहीं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण जांचने के लिए? बिल्कुल सही ऑप्शन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का स्तर का पता चलेगा। अगर किसी जलीय तंत्र में ऑक्सीजन की डिमांड, बायो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो रही है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ जैविक कचरा ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसके अपघटन के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो रही है। उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए ये नहीं। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, इस सबको पता है, अपोलो 11। अपोलो 11 जो है वो लेके गया था इंसान को चंद्रमा पर। कब ले गया था? 20 जुलाई डेट है मेरे ख्याल से, 1969 में गए थे। सबसे पहले कौन? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर सर्वप्रथम पैर रखने वाला आदमी। दूसरा था इसके साथ बज एल्ड्रिन। वैसे 3 आदमी गए थे। एक था माइकल कोलिन, वो बेचारा ऊपर ही चक्कर लगाता रहा, एक आदमी की ऊपर जरूरत थी। फिर ये जो दोनों उतरे थे उसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले गया, इसलिए इसका नाम हम सब लोग ज्यादा जानते, लेकिन ये भी साथ में था। कुछ मिनटों का फर्क रह गया, इसलिए जो है नील आर्मस्ट्रांग को सब जानते हैं, बज एल्ड्रिन को कम लोग जानते हैं। राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहां स्थित है? एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। इसका जो वैसे ये मेन जो केंद्र है वो नई दिल्ली में है। इसका प्रादेशिक केंद्र का प्रश्न पूछा है। प्रादेशिक केंद्र अपने जोधपुर में है। जहां आफरी है, जहां काजरी है, वहां पर जो है एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र है। और क्या है जोधपुर में? आफरी, काजरी, ये यहाँ पर है। बीकानेर में क्या है? ऊंट अनुसंधान केंद्र है। उदयपुर में क्या है? सौर वेधशाला है, पूछा गया आरएस प्री में। और जयपुर में क्या है? जयपुर में भी बहुत सारे कृषि का केंद्र है। इसके अलावा जो है पुराना जो है वेधशाला है, ऐतिहासिक टाइम की जो है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? इसका उत्तर सबको आता होगा, तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। एक निम्बल में कितनी बिट्स होती हैं? कंप्यूटर की मेमोरी की इकाइयां पूछी है। एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? तो ध्यान दीजिए, ये कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां जो है यूज में लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट है। बिट से बड़ी है बाइट, बाइट से बड़ी है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी है गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ी है टेराबाइट, टीबी।
गीगाबाइट जीबी, किलोबाइट केबी, ठीक है। हाँ, एक और बीच में रहेगी एमबी। किलोबाइट के बाद है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट, ठीक है। केबी, एमबी, जीबी, जीबी के बाद टीबी, ठीक है। तो बिट होती है, तो बाइट जो होती है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। और एक और इकाई होती है निब्बल। निब्बल के अंदर 4 बिट होती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। अगर 4 बिट है, 4 बिट है, बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर मेमोरी की। 4 बिट है तो हो गया निब्बल, 8 बिट है तो बाइट, 4 बिट है तो निब्बल, 8 बिट है तो बाइट, ठीक है। और बाइट से बड़ी है किलोबाइट, यानी इसके अंदर 1024 बाइट हो जाएगी। 1024 बाइट हो गई तो 1 किलोबाइट हो गई। गीगाबाइट क्या हो जाएगा? 1024 केबी, केबी है तो ये हो जाएगी। मेगाबाइट 1024, गीगाबाइट जो है इसमें 1024 एमबी होते हैं। और टेराबाइट जो है इसमें 1024 जीबी होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की मेमोरी की इकाइयां हैं। आप सब जानते हैं कंप्यूटर की मेमोरी जो है 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी के अंदर रैम और रोम आते हैं। द्वितीयक में जो है फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये द्वितीयक मेमोरी के अंदर आते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? वापस आ गया, पहले आया था एक पारी में। नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द किसने दिया है? नोरियो तानीगुची ने दिया है। जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रिचर्ड फेमैन या फेनमैन। रिचर्ड फेमैन जो है इसका, ये बायोटेक्नोलॉजी के जनक माने जाते हैं। 1969 के अंदर इन्होंने एक व्याख्यान दिया था, 1959 के अंदर व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में इन्होंने कहा था देयर इज प्लेंटी इन रूम एट बॉटम। इस व्याख्यान का शीर्षक यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विज्ञान या प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जो है राजस्थान के अंदर 1983 के अंदर हुई और इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र वर्तमान में हैं। कितने केंद्र है? 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसी के साथ ये जो सब इंस्पेक्टर 2021 के जो 3 पेपर हुए थे, तीनों ही पेपर के साइंस के क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको आज सॉल्व करवाए। अगली क्लास में ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।